नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। सुबह के 11 बज चुके हैं और इस वक्त हो चला है बड़ी खबरों पर बातचीत करने का। खबरों पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सबसे पहले सीधे अंबाला लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव से पहले प्रचार प्रसार करने पहुंचे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। यही वो अंबाला के लोग होंगे, आप देखना सबसे ज्यादा बहुमत से कमल का फूल यहीं से खिलेगा, विधानसभा में भी खिलेगा। ये प्यार करते हैं और ये तब से प्यार करते हैं जब बीजेपी के लिए वोट मांगना बड़ा मुश्किल होता था। ये उस समय के प्यार करते हैं। मुझे मालूम है क्योंकि मैंने तो बीच में रह करके काम किया है। मैं तो आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। मैं आज अपने परिवार में आया हूं, एक अपील लेकर के आया हूं कि आज चुनाव समापन हो जाएगा। लास्ट दिन है आज चुनाव का। आज 6 बजे चुनाव रुक जाएगा और 6 बजे तक बहुत कार्यक्रम है। मौसम भी खराब है। पहले तो मैं सोच रहा था कि हेलीकॉप्टर से जाना होगा, परंतु वो भी जवाब दे गया, बाई रोड जाना पड़ेगा। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि अपना एक एक वोट आप यहां शैलजा सचदेवा जी को दीजिए। एक एक वोट आपका शैलजा सचदेवा जी को जाएगा। ये गारंटी आपके बेटे भाई की है। विकास में कोई कमी नहीं अंबाला में आने देंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने देंगे। अरे अब तो मौका मिल गया था हमने। अब तो चौधरी था मैं। कोई दिक्कत नहीं है, काम में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। कोई कमी काम में नहीं छोड़ेंगे। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता असीम गोयल जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री, जिन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, बंतो कटारिया जी, जिला के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष मनदीप राणा जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की जो सदस्य रही नीता खेड़ा जी, जगमोहन लाल कुमार जी, पवित्र सिंह बाजवा जी, सीनियर डिप्टी मेयर मीना ढींगड़ा जी, और आज जिन्होंने ज्वाइन किया, मैं तो कह रहा था मखा राजेश जी आप क्यों इधर उधर घूम रहे हैं। मैं करनाल, मेरे सामने जो चुनाव लड़या ये वो ज्वाइन कर गया। मैं गया, मैं मैं तेरे को जब भी कह रहा था अभी तक भी आ जा। मैं कहा सरदार त्रिलोचन सिंह जी, और इतना गजब का आदमी, इतना गजब का आदमी देखा मैंने सरदार त्रिलोचन सिंह। एक एकर मजा का कहा यहां भी कांग्रेसी बैठे भी ज्वाइन कराओगा। कांग्रेस मुक्त कर दिया करनाल, एक एक व्यक्ति को ज्वाइन कराएगा। मुझे पूरा विश्वास है 2 तारीख को एक तरफा वोट हमारे राजेश मेहता जी कमल के फूल के ऊपर डलवाएंगे, कोई भी नहीं छूटेगा। एक भी इधर उधर नहीं जाएगी।
मैंने तो वहां देखा करनाल के अंदर, कहा जी मैं 40 साल का कांग्रेस ही ज्वाइन करेगा। साफ कर दी कांग्रेस के तई। अरे ये तो हमारा घर है, ये अंबाला तो घर है मेरा भाइयों। यहां तो एक तरफा वोट आएगी। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। भाई मेरे को जब से जिम्मेवारी मिली या मैं तब का चुनाव में हूं। पहले तो लोकसभा का चुनाव आ गया, फिर ये विधानसभा का आ गया। पार्टी वाला ने कहा दिल्ली का चुनाव आ गया, वहां जाना। अब दिल्ली का चुनाव खत्म नहीं होया था, मैंने सोचा कढ़ाई चढ़ रही है, मैं कहा यहाँ भी तार लो का। तो यहां भी पूर्सा तार देंगे, कल उतर जाएगा। और एक मैं बड़े विश्वास के साथ बात कह रहा हूं, मैं पूरे प्रदेश के अंदर जा रहा हूं, लगभग हर जगह मैं गया हूं। पूरे प्रदेश के अंदर चुनाव चल रहे हैं, एक ही माहौल, एक ही वातावरण। 2 तारीख को वोटिंग होगा, 12 तारीख को जब रिजल्ट आएगा कांग्रेस पार्टी 0 पे आउट हो जाएगी भाइयों, एक भी खाता नहीं खोलेगा। एक तरफा माहौल है, एक तरफा माहौल है। राजेश जलेबी आते खड़ा होगा सबने। भाइयों मैं अभी 3-4 रोज पहले रोहतक गया, हमारा वहां मेयर का प्रत्याशी था, उसने कार्यक्रम रखा था, बहुत बड़ा कार्यक्रम। तो जब वो मेरे से पहले बोल रहा था तो कहा यहां कांग्रेस के लोग ये बात कह रहे, कहा सरकार ने कोई काम नहीं कराया। जब मैं मंच पर खड़ा मैंने कहा मैं भी कांग्रेस वाले क्यों कहेंगे भी कोई काम नहीं कराया, कांग्रेस तो मरी पड़ी है। कांग्रेस वाले तो ये कहेंगे भी भाई कोई काम नहीं होया। और उन्होंने एक और बात कही, भाई साइड में हो जो, जगह दे दो, साइड में हो जो, साइड में। मैंने कहा हमारी सरकार को 100 दिन पूरे हुए हैं। जब मैं बोलना शुरू किया, उन्होंने एक बात और कही मंच के ऊपर से, कहा ये बात बोल रहे हैं कि उन्होंने एक वायदा किया था महिलाओं के साथ भी 2100 रुपया देंगे, कहा वायदा पूरा नहीं किया। मैंने कहा मेरी सरकार को 100 दिन हुए हैं और 100 दिन के अंदर मेरी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के हित के अंदर 18 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिसका लाभ मेरे हरियाणा के लोगों को मिल रहा है। मैंने कहा 10 फैसले ऐसे हैं जिनकी आर्थिक और प्रशासनिक अप्रूवल आनी बाकी है, वो जल्दी आ जाएगी। ये 28 वायदे 100 दिन के अंदर हमने पूरे किए हैं। और ऐसे वायदे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं जिसका लाभ गरीब व्यक्ति को, आम व्यक्ति को मिल रहा है।
जो लंबे समय से पीड़ित थे। मैंने विधानसभा के चुनाव में एक बात बोली थी। मैंने कहा था कि 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और 8 तारीख के बाद मेरे पास बहुत लोग आते थे पहले जब मैं सांसद था कि सांसद जी आप फोन कर दें, मुझे किडनी की दिक्कत है, डायलिसिस कराना पड़ता है, महीने में 3 बार भी होता है, 4 बार भी होता है, 25 से 30 हजार रुपए खर्च आता है। हम फोन कर देते थे, 2-3 महीने निकल जाते थे, परंतु दोबारा फिर फोन करना पड़ता था। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हमारे तक नहीं पहुंच पाते थे। हमने अपने संकल्प पत्र में डाला 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हरियाणा के जितने सरकारी हॉस्पिटल, जितने मेडिकल कॉलेज और जो हरियाणा में पीजीआई है, सब में डायलिसिस फ्री होगा, किसी का कोई पैसा नहीं लगेगा। आज किसी का कोई 5 पैसा नहीं लग रहा, हमने फ्री कर दिया है। गरीब व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। आज उसको चिंता नहीं है कि मुझे डायलिसिस कराना पड़ेगा, पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हमने जो कहा उसको पूरा किया। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि मैंने जब चार्ज लिया था 50,000 युवाओं को नौकरी देने की बात कही थी। हमने संकल्प पत्र में भी डाला। कांग्रेस के लोग ये बात करते थे कि हम नौकरी देंगे 2 लाख, परंतु सबसे बड़ा रोड़ा युवाओं के आगे बनकर के खड़े हो गए। जब रिजल्ट निकल रहे थे तो ये हाई कोर्ट गए, चीफ इलेक्शन कमीशन पे गए और जाकर के कहा कि रिजल्ट ना निकाले। हरियाणा सरकार रिजल्ट निकाल रही है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने लेटर जारी कर दिया कि आप जब तक कोड ऑफ कंडक्ट है कोई रिजल्ट नहीं निकालेंगे। मैं कहा नहीं निकालेंगे, मैंने बोल दिया, मैं कहा नहीं निकालेंगे। मेरे पास युवा इकट्ठे होकर के आए, मुझे मिले, आकर के मुझे कहने लगे, यूथ थे, कहा जी ऐसी हवा चल रही है, अभी कांग्रेस की सरकार बन गई, आप रिजल्ट निकाल दो, कहा नहीं तो हमें नौकरी नहीं लगेगी। मैंने कहा मैं रिजल्ट तो मैं निकाल नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास चुनाव आयोग ने पाबंदी लगा दी है, मैं रिजल्ट नहीं निकाल सकता। परंतु एक आपसे मैं वायदा करता हूं, मैं 8 तारीख के बाद, मैं सप्ताह बाद में लूंगा, आपको ज्वाइनिंग लेटर पहले दूंगा। ये मैंने संकल्प लेकर के कहा। हमने अपने संकल्प पत्र में भी डाला। भाइयों मुझे खुशी है, इस बात का गर्व है, हमने जो कहा उसको पूरा किया। आपके बेटे भाई ने सप्ताह बाद में लिया। पहले ये ऐतिहासिक इतनी बड़ी नौकरी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे। अब आप आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे दिल्ली को लेकर। आज गृह मंत्रालय में एक बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें खुद मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले। थोड़ी देर में गृह मंत्रालय में ये बैठक होगी और दिल्ली के कई मुद्दों पर इस पर चर्चा भी होने वाली है। सबसे बड़ा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का होगा, जिस पर कई दिनों से सवाल भी खड़े हो रहे थे। रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री अभी बनी है, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगी। दिल्ली सरकार की गृह मंत्री वो भी इस बैठक में आएंगे और उन्हें भी इस बैठक में बुलाया गया है। आशीष सूद को गृह मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसकी अध्यक्षता करेंगे और उन्हीं की अगुवाई में ये पूरी बैठक आज होने जा रही है। ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है, खास तौर पर बीजेपी पर या फिर केंद्र सरकार पर जब सवाल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर खड़े होते थे, दिल्ली के क्राइम को लेकर जब सवाल खड़े होते थे, तो उन तमाम सवालों का जवाब अब भारतीय जनता पार्टी को या केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। क्योंकि अब जो दिल्ली एनसीआर की बात करें या फिर दिल्ली की बात करें तो वहां पर बीजेपी की सरकार वापस आ चुकी है। हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। कुछ ऐसे इलाके हैं जो एनसीआर में हैं, जिसमें गाजियाबाद हो और जिसमें गुड़गांव का इलाका हो, जिसमें सोनीपत का इलाका हो, और कुछ इलाके हैं उनमें अगर किसी तरह का क्राइम होता है तो वो कहीं ना कहीं एक तालमेल, चाहे वो हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार के बीच का हो या फिर दिल्ली सरकार और यूपी सरकार के बीच का, जिसमें नोएडा का इलाका आता है,
और उन सब चीजों को आज बैठक होने जा रही है। खुद मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगी और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में जोर देंगे कि दिल्ली को कैसे बेहतर बनाना है, दिल्ली को कैसे जीरो टॉलरेंस की नीति पर जो है वो काम करके वहां पर इस तरह की चीजों को खत्म करना है, जो क्राइम जैसी चीजें निकल कर आ रही हैं उनको कैसे समाप्त करना है। इसमें खुद मुख्यमंत्री भी रहेंगी और चर्चा होने की उम्मीद है। सभी पुलिस कमिश्नर भी इसमें बैठक में शामिल होंगे। जितने भी दिल्ली में पुलिस कमिश्नर हैं वो इस बैठक में रहेंगे। गृह मंत्री मंत्रालय के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में रहेंगे और दिल्ली को लेकर बातचीत होगी, क्योंकि सवाल बहुत सारे केंद्र सरकार के सामने खड़े हो रहे हैं। जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी उस समय भी विपक्ष में बैठी बीजेपी पर आरोप करते थे। आम आदमी पार्टी की सरकार जो पिछले 10 से 12 सालों से थी वो सरकार लगातार गृह मंत्रालय पर या केंद्र सरकार पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े करती थी कि आखिर दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है, उसे लेकर कोई ना कोई बात होनी चाहिए। तो दिल्ली में विधानसभा बजट सत्र की तैयारियों की बात करें या कार्रवाई की बात करें तो वो लगातार चल रही है, लेकिन आज एक बार फिर से कैग की रिपोर्ट पेश होनी है। आपको बता दें आज दूसरी कैग की रिपोर्ट पेश होगी। दिल्ली विधानसभा सत्र जारी है। आज सीएजी की दूसरी रिपोर्ट आने वाली है और ये रिपोर्ट स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी होगी। पहली रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी, जिस रिपोर्ट में सबसे पहले कथित शराब घोटाला और शीश महल के कुछ अंग नजर आ रहे थे। खुद मुख्यमंत्री ने उसको पेश किया था। आज ये दूसरी रिपोर्ट फिर से पेश की जानी है, जिसमें कैग की ये दूसरी रिपोर्ट होगी और ये रिपोर्ट स्वास्थ्य से जुड़ी बताई जा रही है। इस रिपोर्ट में स्वास्थ्य से जुड़े जो कथित आरोप आम आदमी पार्टी की सरकार पर लगे हुए हैं, मोहल्ला क्लिनिक या दवाइयों में हेरफेर, फ्री दवाइयों में हेरफेर, तमाम तरह की चीजें, क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स, स्टाफ में इधर से उधर करना, ये तमाम इसमें महत्व होंगे। इन सभी बिंदुओं पर ये रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई होगी और उस रिपोर्ट को आज पेश किया जाएगा। बहुत सारे खुलासे होने की आज इस रिपोर्ट से उम्मीदें हैं, क्योंकि पहली रिपोर्ट जब पेश हुई थी तो उसमें 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान बताया गया था कि आम आदमी पार्टी की सरकार में 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है, इतना राजस्व में घाटा हुआ है। ताबिश कमाल हमारे साथ हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। ताबिश, आज विधानसभा की सत्र की कार्रवाई होनी है और सीएजी की दूसरी रिपोर्ट भी पेश होनी है। क्या आज इस रिपोर्ट में खास दिखने वाला है? चूंकि आज दूसरी रिपोर्ट पेश होनी है और ये रिपोर्ट जो है ये हेल्थ को लेकर के है। पहली रिपोर्ट जो पेश हुई थी वो पहली रिपोर्ट पेश की गई थी वो लिकर पॉलिसी को लेकर की गई थी और आज दूसरी रिपोर्ट पेश होनी है और ये रिपोर्ट भी बहुत अहम मानी जा रही है। अगर बात की जाए तो हेल्थ के हवाले से दिल्ली में आम सरकार ने दावा किया था कि दिल्ली में 3 बड़े सुधार उनकी तरफ से किए गए हैं, जिसमें शिक्षा था, स्वास्थ्य था, पीने के पानी की व्यवस्था, इन तमाम को लेकर के 1 बाय 1 अब दिल्ली में क्योंकि सरकार बदल गई है, बीजेपी की सरकार है, 14 कैग की रिपोर्ट ऐसी है जिनको पटल पर लाने की तैयारी की जा रही है। तो पहली रिपोर्ट आ चुकी है, दूसरी रिपोर्ट आज दोपहर 2 बजे के बाद जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी तो दूसरी रिपोर्ट आज पेश की जाएगी। इसमें कुछ मुख्य बिंदुओं को लेकर के बातचीत है, सामने निकलकर सूत्रों के हवाले से हमारे पास आ रही है, जिसमें मोहल्ला क्लिनिक पर बातचीत की जाएगी। मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के जो व्यवस्थाएं हैं, जो अनियमितताएं हैं, उनको लेकर के इस रिपोर्ट में हवाला दिया गया है। दूसरा अहम इसमें है दिल्ली के अंदर सरकारी अस्पतालों की जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर मशीनरी और साथ ही दवाइयों की कमी की उजागरता को लेकर के इसमें बात कही गई। हालांकि दिल्ली में चूंकि आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं की गई थी और वजह ये बताई गई थी कि दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ज्यादा बेहतर हैं और इसलिए आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं की दिल्ली की जनता को जरूरत नहीं है। तो ऐसे में पहली कैबिनेट में चूंकि आयुष्मान भारत लागू कर दी गई तो ये कहा गया स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं, हेल्थ सर्विसेज हैं, दिल्ली के अंदर पूरी तरह से सरबराह की है और इसलिए जो दिल्ली की हेल्थ से जुड़ी कैग की रिपोर्ट है वो सामने आना बेहद जरूरी है और इसलिए जब ये आज रिपोर्ट आएगी तो उस पर सबकी निगाहें रहेंगी क्योंकि सरकार इसमें क्या अहम लेकर के आने वाली है। कि रिपोर्ट कैग की तरफ से तैयार की गई है, सीएजी की तरफ से रिपोर्ट तैयार की गई, तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पर बातचीत होनी है। दूसरी सबसे अहम बात ये क्योंकि ये चुनावी मुद्दा पूरा है भारतीय जनता पार्टी का कि हम सीएजी की जो रिपोर्ट है, 14 रिपोर्ट है, वो 1 बाय 1 करके पटल पर रखेंगे। उन तमाम रिपोर्ट को दिल्ली की जनता के सामने लाया जाएगा। तो ऐसे में ये रिपोर्ट बहुत अहम मानी जा रही है, जिसमें दिल्ली के स्वास्थ्य जुड़ी तमाम चीजें होंगी, तो बहुत अहम रहेगा आज 2 बजे का। लेकिन ताबिश, जब पहली रिपोर्ट सामने आई थी उस समय विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे। बाजाब्ता खुद आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताया था कि हम इस रिपोर्ट का स्वागत करते हैं, उल्टा उस पर जो है वो जांच एजेंसी
एजेंसियों पर सवाल खड़े किए थे। ये भी कहा था कि एलजी जांच एजेंसियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी वजह से ही इतना बड़ा नुकसान दिल्ली में हुआ है। और बात अब आम आदमी पार्टी पर आ रही है। इस रिपोर्ट के बाद क्या रवैया होगा विपक्ष के, क्योंकि विधानसभा के अंदर विपक्ष का नहीं, जो विधायक है वो नजर नहीं आएंगे, लेकिन क्या बाहर फिर से प्रदर्शन होगा, हंगामा होगा आज? देखिए, क्योंकि हंगामा होने की वजह तो ये भी है कि 22 विधायकों में से 21 विधायकों को निष्कासित किया गया है विधानसभा के गेट नंबर 1 पर। कल भी हमने देखा कि तमाम जो विधायक थे आम आदमी पार्टी के प्रोटेस्ट कर रहे थे और आज भी प्रोटेस्ट की तैयारी की गई है। जहां तक सीएजी की बात है तो पहली रिपोर्ट के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा गया था कि जो भी गड़बड़ हुई है दिल्ली सरकार के उन अधिकारियों की वजह से हुई है जो एलजी के मातहत आते हैं। यानी चूंकि दिल्ली देखिए एक केंद्र शासित प्रदेश है और सीधा सीधा यहाँ पर एलजी का पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो ऐसे में इसका आरोप कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट और एलजी पर भी लगाने की कोशिश की गई है। लेकिन आज जो रिपोर्ट आने वाली है उसमें किस तरह की अगर आती है तो वेट करना होगा। लेकिन क्योंकि आज भी प्रदर्शन आम आदमी पार्टी करेगी, उनके अंदर जाने की इजाजत आज भी नहीं होगी, तो ऐसे में प्रदर्शन जारी रहेगा। तक के लिए उनको निलंबित किया गया था। आज शुक्रवार है तो ये तो विधानसभा अध्यक्ष का अधिकार होता है कि वो उनको अंदर लेते हैं या नहीं लेते हैं, तो इसका इंतजार करना होगा 2 बजे तक की। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात से ज्वाइन होने के लिए। ताबिश हमारे साथ बने हुए थे। एक और बड़ी खबर है, दिल्ली में यमुना सफाई को लेकर प्लान तैयार किया जा रहा है। और देखिए, जल शक्ति मंत्रालय में 3 बैठकें हुई हैं यमुना की सफाई को लेकर, और जल शक्ति मंत्रालय ने अपना प्लान तैयार किया है। जल्द ही पीएम मोदी के सामने इस प्लान को रखा जाएगा और इस पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। यमुना का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा था चुनाव से पहले, और उसको भुनाने के लिए अब जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी वैकल्पिक मार्ग नहीं है और इसे साफ करना ही होगा। चुनावी मुद्दा रहा है और बीजेपी की सरकार दिल्ली में आ चुकी है। ताबिश कमाल हमारे साथ जुड़े हुए। ताबिश, यमुना की सफाई का मुद्दा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है दिल्ली का, और चुनाव काफी इसके इर्द गिर्द घूमे भी थे, उसका फायदा भी मिला, उसका नुकसान भी हुआ, हमने देखा दिल्ली के चुनाव में। क्या अब बीजेपी के लिए यमुना की सफाई अब एक प्रायोरिटी बन चुकी है? चुनाव के मुद्दे को लेकर अगर बात की जाए तो भाई अब करना तो पड़ेगा, नहीं करेंगे तो सवाल उठेंगे। हरियाणा में भी अपनी सरकार है, दिल्ली में भी अपनी सरकार है। देखिए, यमुना की सफाई एक बहुत अहम मुद्दा है दिल्ली के अंदर। उसकी वजह ये रही है कि यमुना सीधे सीधे कहीं ना कहीं जो है छठ पर्व से जोड़ी गई है। और भारतीय जनता पार्टी ने यह हमेशा आरोप लगाया है कि दिल्ली के अंदर ऐसी सरकारें रही हैं जो सनातन विरोधी रही हैं। और यमुना क्योंकि पूजनीय है हिंदुओं के लिए, तो जाहिर सी बात है उसकी साफ सफाई जो है पिछली सरकारें नहीं कर पाई हैं। दिल्ली के हर मंच से विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री से लेकर और बीजेपी के तमाम नेता ये कह रहे थे कि दिल्ली के अंदर अगर सरकार बीजेपी की आती है तो यमुना की सफाई की जाएगी और उसको पूजनीय बनाया जाएगा। छठ पर्व बड़े धूमधाम से दिल्ली के अंदर मनाया जाता है और छठ पर्व के लिए लोगों को गंदे यमुना के पानी में उतरना पड़ता है, और उसकी वजह दिल्ली की सरकारें रही हैं जिन्होंने कभी सनातन से जुड़े त्योहारों पर प्राथमिकता से पूजनीय जगहों को साफ करने की पारदर्शिता नहीं दिखाई है। तो अब ऐसे में क्योंकि अब आप वादा करके आए हैं कि यमुना को आपको साफ करना है, यमुना दूषित है, मैली है, इसलिए दिल्ली के जल शक्ति मंत्रालय में, केंद्रीय मंत्रालय में लगातार बैठकों का दौर जारी है। 3 बैठकें हुई हैं। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आई है कि यमुना दिल्ली से लेकर के आगरा को बेहद खूबसूरत बनाया जाएगा। यहाँ पर लोगों के लिए, पर्यटकों को रिझाने के लिए, पर्यटकों को वहां तक लाने के लिए बोट स्टार्ट की जाएंगी। जो आप बड़ी बड़ी बोट देखते हैं वो बोट यहाँ से दिल्ली से लेकर आगरा तक चलाई जाएंगी। बड़ा डेवलपमेंट किया जाएगा। यमुना के जो रिवर पॉइंट्स हैं उनको सजाया जाएगा। साथ ही जहाँ पर आरती वाले एरिया हैं उन एरियो पर बहुत ज्यादा बेहद खूबसूरत करके उनको सजाया जाएगा, उनकी साफ सफाई की जाएगी। बिल्कुल, लेकिन ताबिश, क्या इतना आसान है सरकार के लिए इसको बहुत जल्द साफ करना? और अगर है तो कितने समय अवधि में इसको साफ किया जा सकता है? क्या पढ़ाव दर पढ़ाव इसको साफ किया जाएगा? क्या प्लान जो है वो तैयार किया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से? देखिए शीतल, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। यानी कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो चारों तरफ बीजेपी की सरकार है और सब कुछ बीजेपी के लिए आसान हो सकता है। हालांकि 3 साल का समय भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता से मांग रही है कि आप हमें 3 साल का समय दीजिए और 3 साल के अंदर हम आप यमुना को पूरी तरह से साफ करके दिखाएंगे, यहाँ पे डेवलप करके दिखाएंगे, हम आपको खूबसूरत जो है
घाट बना करके दिखाएंगे जिससे आप पूजा अर्चना कर सकें, आपको कोई दुविधा ना हो, कोई दिक्कत ना हो। साथ ही यहाँ पर पर्यटकों के लिए दिल्ली से आगरा तक बोट चलाई जाएंगी। तो बड़े प्लान तैयार किए जा रहे हैं, स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है और उसको स्टेप बाय स्टेप लेकर के जाना होगा, क्योंकि वजह ये है कि यमुना दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश 3 राज्यों को सीधे सीधे जोड़ रही है। तो जाहिर सी बात है तीनों राज्यों को मिलकर के साथ काम करना होगा। तीनों राज्यों के जल मंत्री होंगे, तीनों राज्यों के केंद्र से मंत्री होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। तो ये तमाम जो, और साथ ही क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अहम रहेगा, कई जगह पर पेड़ पौधों की समस्या आनी है, कई जगह पर पानी की समस्या आ रही है, बाढ़ नियंत्रण। बिल्कुल, बहुत चुनौतियां होंगी तीनों सरकारों के सामने, तीनों राज्यों के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। एक और बड़ी खबर इस वक्त है, संभल मस्जिद की रंगाई पुताई पर हाईकोर्ट की रोक। और देखिए बड़ी अपडेट, मस्जिद की सिर्फ साफ सफाई की इजाजत मिली है, आप उसमें रंगाई पुताई नहीं कर सकते। एएसआई बोला मस्जिद में अभी मरम्मत की जरूरत नहीं है, ये खुद एएसआई ने कबूल किया है, मस्जिद में सिर्फ सफाई की जरूरत है और आप सफाई करें, हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है। संभल का मामला और 19 नवंबर का वो दिन, 19 के बाद 23 नवंबर का वो दिन जब संभल में एक बहुत बड़ी हिंसा हुई थी, उसके बाद ये मामला सवालों के घेरे में थे और काफी दिनों तक संभल जो है वो लाइमलाइट में रहा था। संभल पर बातचीत होती थी, चर्चाएं होती थी और अब जाकर यहां पर हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी गई है। इसमें रंगाई पुताई नहीं हो सकती, यानी कोई भी पेंटिंग या कोई भी तोड़-फोड़ या किसी भी तरह की चीजें वहां पर नहीं हो सकेंगी। इस पर एएसआई ने भी बोला है कि मस्जिद में अभी मरम्मत की जरूरत नहीं है, क्योंकि एएसआई ने वहां पर पहुंचकर सर्वे किया था और उस सर्वे के बाद बड़ी सारी चीजें भी निकल कर आई थी। विजेंद्र सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ, हमारे संवाददाता संभल से जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? कहें जिस तरह से 24 नवंबर के बाद जो सर्वे हुआ और जो हिंसा हुई संभल में, जिस तरह से तस्वीरें सामने आई, उसके बाद जो मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ संभल का जो हरिहर बनाम मस्जिद मामला है, और ये एक हफ्ते से मामला बिल्कुल सुर्खियों में था। हिंदू पक्ष इसका विरोध कर रहा था और मुस्लिम पक्ष जो है वो मस्जिद की शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की मांग कर रहा था। एएसआई को पत्र जो मस्जिद के सदर है उन्होंने लिखा था और मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। और हाईकोर्ट से अगर कहें तो कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि हाईकोर्ट ने अब रंगाई पुताई के लिए मना कर दिया है, सिर्फ साफ सफाई कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष को एक बहुत बड़ा झटका है और हिंदू पक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा था। उस हिंदू पक्ष का दावा था कि अगर रंगाई पुताई होती है तो जो 7-6 मंदिर होने के उनको मिटा दिया जाएगा। इस तरह की जो चीजें थी वो रखी गई थी। तो कहीं ना कहीं अब जो रमजान से पहले का जो इन लोगों ने रखा था मुस्लिम पक्ष में रंगाई पुताई बहुत जरूरी है, तो उस पर अब रोक लग गई है और इससे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। बिल्कुल, एएसआई ने भी साफ कर दिया है कि अभी इसमें रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है, जैसे है वैसी ठीक है, और हाईकोर्ट ने भी इस पर रोक लगा दी गई है। क्या अभी एएसआई की नजर इस पर बनी हुई है, इस मस्जिद पर बनी हुई है, पूरी निगरानी बनी हुई है? बिल्कुल, मस्जिदें नहीं शीतल, मैं आपको बता दूं संभल को पूरी तरह से अब सरकार भी और यहाँ के अधिकारी प्रशासन जो अमला है वो पूरी तरह से संभल को तीर्थ नगरी घोषित कर चुका है। और संभल में जितनी पुरानी इमारतें हैं, जितनी मंदिर हैं, जितनी मस्जिद हैं, वो सब एएसआई के नजर में है, रख रखाव में है। तो एएसआई की नजर तो बरकरार बनी हुई है। हाईकोर्ट ने जिस तरह से कल आदेश दिया था और फौरी तौर पर आदेश हुआ कि एएसआई की टीम पहुंचे और बताए वहां पर क्या स्थिति है, तो एएसआई की टीम पहुंची, घंटे भर उन्होंने निरीक्षण किया और एएसआई ने ये माना कि यहां पर किसी भी तरह के कार्य करने की, रंगाई पुताई करने की, मरम्मत करने की जरूरत नहीं है, केवल सफाई की जरूरत है। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी और हाई कोर्ट का फैसला आ गया। फैसला सबको मान्य होगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष का ये दावा था कि हाई कोर्ट जरूर निर्णय देगा रंगाई पुताई का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो एएसआई की नजर जो है वो संभल के सभी तीर्थों पर बरकरार बनी हुई है। आगे अब क्या निर्णय होता है, क्या मुस्लिम पक्ष का क्या कहते हैं, यह देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजेंद्र, आप भी नजर बनाए रखिएगा। विजेंद्र भी हमारे साथ इस वक्त बने हुए थे। दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एक और बड़ी अपडेट आपको बताते हैं, निजामुद्दीन इलाके से संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किया गया है। देखिए बड़ी सफलता, निजामुद्दीन इलाके से एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तारी हुई है, जो सूत्रों से इस वक्त खबर आ रही है। और दिल्ली पुलिस और कश्मीर पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन 26 फरवरी को निजामुद्दीन के एक होटल फजर रेजिडेंसी से गिरफ्तारी हुई है। पूरा फंडिंग का मामला है और इसी मामले में फिलहाल एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। आतंकी परवेज अहमद इसका नाम बताया जा रहा है। उम्र लगभग 47 वर्ष के आसपास, ये कश्मीर का रहने वाला है और गिरफ्तारी दिल्ली में हुई है। पाकिस्तान के आतंकियों को टेरर फंडिंग करने के संगीन आरोपों के तहत इसकी गिरफ्तारी हुई है। अभी फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले को अपने संज्ञान में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जांच पड़ताल शुरू कर दी है कि पूरा मामला क्या है। लेकिन ये बड़ी बात है कि
कि दिल्ली में निजामुद्दीन के इलाके में एक ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है, संयुक्त ऑपरेशन चला कश्मीर पुलिस और साथ साथ दिल्ली पुलिस के बीच में, और इस मामले में एक संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार किया है, जिसकी तस्वीर आप भी टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। टेरर फंडिंग का पूरा मामला, और इसी मामले में ये गिरफ्तारी हुई है, जो अभी सूत्र बता रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस और कश्मीर पुलिस ने यह मिलजुल कर ऑपरेशन किया है संयुक्त रूप से। इसी ऑपरेशन के बाद दिल्ली पुलिस को यह बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। अब जबकि पुलिस ने इस मामले को अपने पास में ले लिया है, अपने संज्ञान में ले लिया है, तो इस पर जाहिर सी बात है अब गहनता से पूछताछ होगी, इस पर जांच होगी, और जांच के बाद इसका नेटवर्क या फिर इसकी जो जड़ें हैं वो भी पता लगाई जाएंगी कि आखिर जड़ें कहाँ से जुड़ी हैं, कहाँ से ये टहनियाँ बाहर निकल कर आ रही हैं, और इसकी शाखाएं और कहाँ तक जाने वाली हैं, इसके पत्ते और कहाँ तक जाने वाली। क्योंकि जब कोई मामला सामने आता है तो जाहिर सी बात है उसमें पास्ट भी निकाला जाता है, प्रेजेंट स्टेटस भी होता है, और फ्यूचर स्टेटस क्या है उसको भी खंगाला जाता है कि आखिर आप आज तक कहां थे, किसके साथ काम कर रहे थे, किनके साथ जड़ों में थे। तो देखिए, बड़ी खबर एक और, मौसम ने करवट बदली है। दिल्ली के अंदर भी मौसम बदला है। राजधानी में मौसम सुहावना हो गया है। पिछले कई दिनों से मौसम में हल्की सी गर्मी हुई थी, लेकिन अब फिर से सुहावना। दिल्ली में लोगों को गर्मी से निजात मिली है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तापमान बढ़ रहा था, लगभग 30 के आसपास जो तापमान है वो पहुंच गया था, लेकिन इस बार बारिश के बाद मौसम ने करवट लेते हुए तापमान में फिर से गिरावट हुई है। अब लोगों को राहत की सांस मिली है, हल्की सी बारिश हुई है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में काफी ज्यादा बारिश हो रही है, जिसका असर अब मैदानी इलाकों तक भी नजर आ रहा है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली, वहां पर भी अब बारिश होने लगी है। देखिए तस्वीरें और खुद अंदाजा लगाइएगा कि इस वक्त क्या हालचाल पूरे देश में बने हुए हैं। खास तौर पर उत्तर भारत बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा बारिश हो रही है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ दिल्ली में भी आज बारिश हुई, और बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है। उज्जवल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उज्जवल हमारे सहयोगी इस खबर पर हैं। उज्जवल, मौसम को लेकर क्या जानकारी है? और पिछले कुछ दिनों में एक बार फिर से गर्मी आ गई थी, हल्की हल्की गर्मी महसूस हो रही थी, लेकिन अब बारिश होने से कितना सामान्य मौसम हुआ है, कितना तापमान में गिरावट हुई है, और लोगों को कितनी राहत की सांस मिली है? तो दिल्ली में जो है वो कई दिनों से लगातार काफी ज्यादा जो है वो गर्मी हो रही थी दिन के समय। हालांकि देखिए रात के समय और सुबह के समय जो हल्की गुलाबी ठंड का एहसास था, लेकिन दिन के समय इतनी ज्यादा गर्मी थी कई दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में कि लोगों को इससे बचने के लिए गर्मी का सहारा लेना पड़ रहा था। फरवरी महीने में लोगों को लगने लगा था शीतल की जैसे अप्रैल और मई का जो मौसम है वो आ गया हो। और देखिए इसके पीछे का कारण ये था कि दिल्ली में जो है वो बारिश नहीं हो रही थी, और ना दिल्ली में कोई जो है वो आसमान में बादल छाए हुए थे, और इसी के कारण जो है वो सीधी जो धूप की किरणें हैं वो सीधा कहीं ना कहीं जो है वो सीधा पड़ रही थी दिल्ली के लोगों के ऊपर, और उसकी वजह से लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा था। लेकिन अभी देखिए हाल फिलहाल में जो है वो 25 फरवरी को जो है उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर जो है वो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हुआ था, और उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसे ही वो आगे बढ़ा उसका जो कहीं ना कहीं प्रभाव है वो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र वाले भारत के इलाकों पर भी पड़ा, पश्चिमी हिमालय पर भी कहीं ना कहीं पड़ता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में जो है वो बर्फबारी हुई, और उसके साथ ही बारिश भी हुई वहां पर। और मैदानी इलाकों की अगर आप बात करेंगे, इसमें पंजाब है, हरियाणा है और दिल्ली है। मौसम विभाग ने जो जानकारी दी थी उसके अनुसार उन्होंने कहा था कि ऊंचे क्षेत्र वाले पहाड़ी इलाकों से बर्फबारी होगी, और नीचे जो इलाके हैं वहां पर जो है वो बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और देखिए दिल्ली की अगर आप बात करेंगे खास तौर पर, तो कल 27 फरवरी से कल भी जो है वो दिल्ली के आसमान में पूरी तरीके से आसमान में बादल छाए रहे। और आप अभी भी देखिए मेरे ऊपर देखेंगे, मैं एक बार सहयोगी से कहूंगा दिखाएं, और आज भी जो है वो पूरी तरीके से जो आसमान में जो बादल है वो छा रखे हैं, और सुबह से ही जो है वो हल्की बूंदाबांदी हो रही है, और उसके साथ साथ देखिए हवा भी जो है वो चल रही है, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा राहत मिल रही है शीतल, क्योंकि दिल्ली में जो है वो तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अगर आप देखेंगे तो फरवरी महीने में जो न्यूनतम तापमान है वो उसका भी रिकॉर्ड टूट चुका था, लेकिन वो इतना हाई रह रहा था, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 74 साल पहले तकरीबन जो है वो दिल्ली में 19.27 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान रहा था फरवरी महीने का। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो फरवरी में न्यूनतम तापमान देखेंगे तो वो तकरीबन 19.1 डिग्री सेल्सियस रहा है, तो उसके आसपास का देखिए कहीं ना कहीं बना रहा है।
और आज भी मौसम विभाग ने जो है वो येलो अलर्ट जो है वो जारी किया हुआ है। जो है अगर कहीं ना कहीं बात करेंगे उत्तर भारत के कई इलाकों के लिए, और उसके लिए देखिए हवाएं भी जो है वो अभी चलती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल लोगों को दिक्कतें तो आ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ गर्मी से राहत मिली है। अगले कई दिनों तक ऐसा माना जा रहा है कि और हो सकता है। दिल्ली का मौसम किस तरह का रहेगा, क्योंकि उत्तर भारत में अब बारिश होने वाली है अगले कुछ दिनों तक? बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग की अगर आप ताजा भविष्यवाणी की बात करेंगे, जो हाल फिलहाल में मैंने जो है डॉक्टर वहाँ पे वरिष्ठ वैज्ञानिक है डॉक्टर शोभा सेन रॉय, उन्होंने बताया था कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर है वो दिल्ली में तकरीबन 1-2 मार्च तक जो है वो दिखाई दे सकता है। तो यानी 1-2 मार्च तक जो है वो दिल्ली के लोगों को राहत मिलने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर जो है वो दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। और यही कारण है देखिए अभी भी जो है वो दिल्ली में जो है अभी जिस वक्त हम दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं मौसम की, तो हवा जो है वो बहुत अच्छी चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, जिससे लोगों को जो है वो गर्मी से राहत मिल रही है। और देखिए आसमान में जो है वो बादल पूरी तरीके से छा रहे हैं, तो दिल्ली वासियों को काफी राहत मिल रही है इससे। शीतल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उज्जवल हमारे साथ जुड़ने के लिए। मौसम को लेकर ये अपडेट हमारे सहयोगी ने दी। अब आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां पर इस वक्त विधानसभा की कार्यवाही जारी है। ठीक है, उसको जांच करा दो, विभागीय जांच नियमानुसार जांच करा दो। विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के उपनियम 1 के तहत निम्नलिखित सदस्य अपने स्थान छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्री चरणदास महंत, श्रीमती अनिला भेड़िया, श्री उमेश पटेल, श्री लखेश्वर बघेल, श्री दलेश्वर साहू, श्री भोलाराम साहू, लालजीत सिंह राठिया, श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े, दिलीप लहरिया, श्री राम कुमार यादव जी, श्रीमती अंबिका मरकाम जी, श्रीमती संगीता सिन्हा, कुंवर सिंह निषाद, श्रीमती यशोदा नीलंबर वर्मा, श्री इंद्र शाह मंडावी, श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी, श्री विक्रम मंडावी, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्रीमती चात्री नंद, श्रीमती कविता प्राण लहरे, श्री संदीप साहू, श्री इंद्र साव, श्री जनक ध्रुव, श्री ओंकार साहू, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, गोंडवाना पार्टी के माननीय सदस्यों से आग्रह है, कृपया निलंबित सदस्य सदन के बाहर हैं। प्रश्न क्रमांक 2 श्री अटल श्रीवास्तव, प्रश्न क्रमांक 3 श्री विनायक गोयल, प्रश्न क्रमांक 4 श्री चूंकि प्रश्नकाल अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमावली 250 के उपनियम 1 के तहत माननीय सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गए थे। उनका निलंबन मैं समाप्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आप अपना प्रश्न करिए। विनायक जी प्रश्न करिए। अध्यक्ष महोदय, क्या लोकसभा स्वास्थ्य मंत्री महोदय ये बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऐसे कितने मेडिकल कॉलेज हैं जो कि सामान्य अनुसूचित क्षेत्र में स्थित है? कृपया उनका नाम बताने का कष्ट करें। मेडिकल कॉलेज में डिमरापाल में विगत 2 वर्षों में क्या क्या मशीन, कंप्यूटर
एवं अन्य उपकरण कितनी कितनी राशि के क्रय किए गए हैं। वर्तमान में प्रश्नकाल अंतर्गत मशीन में चालू अवस्था में है या नहीं। क्या ये मशीन एवं अन्य उपकरण की खरीदी बिक्री में अनियमितता की कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ तो उसका क्या कार्रवाई की गई, जानकारी देवें। माननीय अध्यक्ष महोदय, लिखित में मैं माननीय सदस्य को जानकारी दिया हूं, फिर भी बता देता हूं कि प्रदेश में कुल 4 मेडिकल कॉलेज हैं जो अनुसूचित क्षेत्रों में संचालित हैं, जिनमें स्वर्गीय श्री बलीराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर, राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा, स्वर्गीय बिसाहूदास महंत स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय कांकेर। ये 4 महाविद्यालय संचालित है माननीय अध्यक्ष महोदय। इसके अलावा अभी माननीय हमारी विष्णुदेव साय जी की सरकार ने 2 और मेडिकल कॉलेज अनुसूचित क्षेत्रों में, एक मनेंद्रगढ़ में और एक कांकेर में भी स्वीकृत है, जिसके अभी आने वाले समय में संचालित करेंगे। और दूसरा प्रश्न इन्होंने मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में 2 वर्षों में मशीन खरीदी का इन्होंने जानकारी चाहा है। तो 2 वर्षों में मशीन, कंप्यूटर एवं अन्य उपकरण संबंधी जो उपकरण हैं 3,89,58,025 रुपए 20 पैसे का खरीदी किया गया है, जिसकी जानकारी प्रपत्र अ में उनको दी गई है। और किसी भी मशीन और कंप्यूटर के खरीदी में किसी प्रकार का कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है। सभी मशीन और कंप्यूटर संचालित हैं, इसलिए इनका जो घ नंबर का प्रश्न है अनियमितता संबंधी कोई प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। प्रश्न करिए विनायक जी। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि मेडिकल कॉलेज में उपकरण है, उपकरण वहां पर है, मगर कुछ बंद पड़ी हुई है, जैसे कंप्यूटर है, एक साथ में जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उसको भी जानना चाहता हूं कि अभी तक चालू क्यों नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिन कंप्यूटर और उपकरणों की बात कर रहे हैं, मैंने कल भी और आज भी पूरी जानकारी ले ली है। कोई भी उपकरण और मशीनरी बंद नहीं है, सभी संचालित हैं। आप बीच में कुछ की कार्यवाही देख रहे थे आप। इधर बिहार विधानसभा सत्र, बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और चुनाव से पहले बिहार सरकार का अंतिम बजट सत्र, सरकार को घेरने के लिए विपक्ष तैयार नजर आ रहा है। और बिहार में भी 28 मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा। काफी दिनों का ये बजट सत्र चलेगा। चुनाव से पहले ये अंतिम बजट सत्र होगा, अंतिम सत्र होगा। और इस सत्र में विपक्ष ने फिलहाल पूरी तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश कर ली है। ये पूरी तैयारी कर ली है। तैयारी के साथ विपक्ष इस बार विधानसभा चुनाव से पहले इस बजट सत्र में उतरने वाली है और कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेर सकती है। कई मुद्दे हैं बिहार में। रोजगार का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, युवाओं के रोजगार का मुद्दा और विकास का मुद्दा, विशेष पैकेज का मुद्दा। ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष सरकार को घेर सकता है। तो आज बिहार में सत्र की शुरुआत 28 मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा। इसमें बजट भी पेश होना है, उस बजट पर भी नजरें बनी रहेंगी। साथ साथ सभी जो लोग हैं वो तैयार नजर आ रहे हैं। विधानसभा के चतुर्दश सत्र के सफल संचालन हेतु बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री नंद किशोर यादव को शुभकामनाएं देते हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी और माननीय मंत्री श्री प्रेम कुमार भी आज इन्होंने जो है वो शुभकामनाएं दी हैं, क्योंकि विधानसभा के चतुर्दश सत्र के सफल संचालन के लिए आज शुभकामनाएं की हैं और बधाई दी है कि ये पूरा सत्र सही से चले, इसका संचालन सही से हो और कुछ खास आउटपुट निकल कर भी सामने आए। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में अभी के लिए इतना ही। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।